हेलो दोस्तों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव, जिसमें कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोग अपने प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। जो कि प्रतियोगी जो परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट और भी सब जो यूपी ट्रिपल एस सी लेता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क, और जो वन्य जीव विहार होता है, जिसे कहते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें क्या अंतर होता है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं, उनमें जो ये जो नेशनल पार्क है, उसमें जो होते हैं, ये जो सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, मतलब कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जो पर्यटन है तो वह होता है, उसकी मनाही होती है। इसमें जो सिर्फ जो ऑफिसर्स होते हैं या जो कर्मचारी होंगे जो वन विभाग के होंगे, बस वो जा सकते हैं। और किसी का इसमें ज़्यादातर वो जो विहार होता है या जो ट्रैवल होता है उसको अलाउ नहीं किया जाता है। और पर्यटन और मानव गतिविधियों की सख्ती मनाही होती है। जैसे मैंने आपको बताया ही कि जो इसमें जो लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। इसमें सिर्फ जो जंगल के जो जंगली जीव हैं और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं या फॉरेस्ट के जो कर्मी होती हैं, बस उनको जाने दिया जाता है। ये जो वन्य जीव विहार, जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, उसमें जो नियंत्रण होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब उसमें जो जो नियमों के नियम थोड़ा सा सरल होते हैं अपेक्षाकृत जो राष्ट्रीय उद्यान में होते हैं। इसमें हम लोग विहार कर सकते हैं, मगर हमेशा विहार के लिए इसमें जगह नहीं होता है। इसमें हम लोग कुछ कुछ समय के लिए ही विहार कर सकते हैं। और किसी विशेष जीव या प्रजाति पर केंद्रित संरक्षण होता है। मतलब जैसे कि जो टाइगर का रिजर्व होता है, या जो क्रोकोडाइल रिजर्व होता है, एलिफेंट रिजर्व होता है, तो वो सब बनाया जाता है इसमें। वैसे रहते तो सभी जानवर हैं, मगर कुछ कुछ एरिया को कि किसी स्पेसिफिक जो जानवर होते हैं, जैसे कि टाइगर रिजर्व के तौर पे चाहे क्रोकोडाइल रिजर्व के तौर पे, उसको चिन्हित कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पूरी तरह से लॉक है, मगर जो वन्य जीव विहार है वो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और पूरी तरह से लॉक नहीं होता। उसमें थोड़ा सा हम लोग को जो पर्यटन होती है उसको जाने का अनुमति होता है। इसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में जो जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गया, क्रोकोडाइल रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, उसको बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब में हो ही, मगर ज़्यादातर में होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये दोनों में अंतर जान लिया कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है नेशनल पार्क, और जो वन्य जीव विहार होता है, उसमें क्या अंतर होता है। अब चलिए आइए देखते हैं आगे। और जो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो सिर्फ लखीमपुर खीरी में जो दुधवा नेशनल पार्क है वही है। मतलब कि अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो सिर्फ एक नेशनल पार्क है। वो भी कहाँ है? लखीमपुर खीरी में जो ये दुधवा नेशनल पार्क है, वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वही है। वैसे ही जो 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में इसको स्थापित किया गया था। मतलब कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, उसको स्टार्टिंग में नेशनल पार्क नहीं डिक्लेयर किया गया था। स्टार्टिंग में सबसे पहले उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। फिर उसको क्या नाम है, राष्ट्रीय जो उद्यान है, जिसे हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं, उसका दर्जा दिया गया। उसका दर्जा कब दिया गया? 1977 में। और उसको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कब बनाया गया? 1968 में। तो इन दो डेट को याद रखना पड़ेगा आप लोग को कि उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया और जो उसको नेशनल पार्क कब बनाया गया। उसी हिसाब से जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को।
टाइगर प्रोजेक्ट मतलब कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि स्टार्ट हुआ था टाइगर्स को बचाने के लिए, उनकी जो जनसंख्या और जो उनकी हत्या होती है, शिकार होता है, उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसके लिए जो टाइगर रिजर्व बनाते हैं, तो उसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जो राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी है, उसको 1987 और 1988 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। मतलब कि उसको छोटा सा एरिया टाइगर रिजर्व के तौर पे उसको डेवलप किया गया था। और इसका एरिया कितना बड़ा है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो 490.3 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। लखीमपुर खीरी जो राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि लखीमपुर खीरी में है तो लखीमपुर खीरी उद्यान भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर उसका नाम तो है ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उसका जो एरिया है वो 490 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें जो संरक्षित जीव हैं वो है बारहसिंघा, साथ ही बाघ, गौड़, चीतल, हाथी। और इसमें जो स्पेशल फैक्ट बताया गया है कि जो बारहसिंघा के सफल स्थानांतरण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि जैसे कि जो हर एक जीव है वो हर एक जगह सरवाइव नहीं कर पाता। तो मान लीजिए कि बारहसिंघा को हम लोग किसी दूसरे फॉरेस्ट से उठा के लेके आए, तो उसको किसी एक माहौल में या किसी एक जंगल में सरवाइव करा पाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं। तो उसमें जो बारहसिंघा है उसको हम लोग स्थापित कर पाए हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी का है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसमें हम लोग जो बारहसिंघा है उसको सफल स्थानांतरण करा पाए हैं। साथ ही जो प्रमुख जो जानवर हैं लखीमपुर खीरी में वो हैं बाघ, गौड़, चीतल, हाथी। मतलब कि ये सब भी जो एक प्रमुख बड़े संख्या में ये सब जो जीव हैं वो भी पाए जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अब भौगोलिक विशेषता के बारे में हम लोग बात करें तो जो साल और सागौन जामुन के घने पर्णपाती जंगलों से आच्छादित है, वह किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1972 बना था, इसी का हिस्सा है। मतलब कि जो अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी उसमें किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो उसमें पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं जो कि किस चीज़ के हैं, साल के, सागौन के, जामुन के हैं। और जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, मतलब कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो एक एरिया ही है, मगर उसका कुछ एरिया लखीमपुर खीरी में भी आता है। मतलब जो मान लीजिए कि ये इतना बड़ा टाइगर नेशनल पार्क है, तो उसमें जो कुछ एरिया है इसको हम लोग जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके तरह हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब कि ये जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के अंदर ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें कि लगभग सब जानवर रहते हैं, उसमें किसी स्पेशल जानवर की संरक्षण या जो प्रजनन होता है उसको नहीं किया जाता है। उसी हिसाब से अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करें तो कुल जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में वो हैं 4। जो पहला टाइगर रिजर्व बना था वो था लखीमपुर खीरी वाला दुधवा टाइगर रिजर्व। जो 2012 में बना दूसरा जो बना वो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। जो तीसरा बना वो है पीलीभीत का टाइगर रिजर्व। और जो आखिरी से लेटेस्ट बना है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो ये एक फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सी है और कब स्थापित हुआ। तो जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और वो कहाँ है, चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र में। और कब स्थापित हुआ, 2022 में। उसी हिसाब से जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो किसके लिए फेमस है, वो बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। और जो इसमें और भी जानवर रहते हैं, मगर अगर पूछ लें कि बाघ के स्पेशली संरक्षण के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उसी हिसाब से जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है मूल रूप से जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था जो कि अब उत्तराखंड में चला गया है, उसका पार्ट था, क्योंकि ये जो भाबर और तराई क्षेत्र है उधर ये सब है। तो जो विभाजन के बाद यूपी के बफर जोन में आ गया था। मतलब कि कुछ जो एरिया होता है जैसे कि इधर उत्तराखंड है और ये यूपी है, तो कुछ जो 5-10 किलोमीटर का जो एरिया होता है बॉर्डर से सटा हुआ, उसको हम लोग बफर जोन कहते हैं। तो ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो बफर जोन के कुछ एरिया में आता है और यूपी में आता है। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया ही था कि जो टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व वो लखीमपुर खीरी में है, जो कि जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो है
बाकी उसमें थोड़ा सा टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। तो इसको आप लोग को स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम लोग को देखना है कि जो प्रमुख जो वन्य जीव विहार है जिसे कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन से हैं। जो सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1957 में चंदौली में बनाया गया था, जो कि 78 किलोमीटर स्क्वायर इतना बड़ा है और चिंकारा, भालू, तेंदुआ और नीलगाय के लिए फेमस है। तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है वो चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है। और जो उसका स्थापना कब हुआ था 1957 में। अब कहाँ हुआ है, चंदौली में। और उसका जो क्षेत्रफल है वो 78 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस पे आप लोग को स्पेशली याद रखना है कि जो सबसे पुराना टाइगर रिजर्व अरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो कहाँ है, चंदौली में। क्योंकि उसका डेट तो कम पूछेगा मगर इसका एरिया और इसका जो जिला है वो ज़्यादा पूछने के चांस है। बाकी ये जो जीव हैं वो नहीं पूछेगा, वो बस ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग को बताया गया है। तो सबसे बड़ा टाइगर इज नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम लोग हस्तिनापुर वन्य जीव विहार भी कहते हैं हिंदी में। इसका स्थापना कब हुई थी, 1986 में। और इनके किन जिलों में है, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, गाजियाबाद। तो हस्तिनापुर जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, तो जो हस्तिनापुर है तो हस्तिनापुर कहाँ है, दिल्ली से सटा हुआ। दिल्ली से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, गाजियाबाद। इसमें आप लोग स्पेशली याद कर सकते हैं जैसे कि मेरठ। मेरठ तो आप लोग को पता ही है कि दिल्ली से सटा हुआ है। गाजियाबाद, इससे इससे आप लोग अगर हम लोग याद कर पाएँ तो जिसमें आप लोग को मेरठ और गाजियाबाद दिख गया उसको आप लोग ज़्यादातर टिक कर सकते हैं कि ये हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उधर आएगा। इसका एरिया आप लोग को याद करना है स्पेशली, जो 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा एरिया होगा, तो इसका जो एरिया है वो है 2073 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जिलों में है ये, तो बड़ा एरिया तो होगा ही इसका। तो इसका जो एरिया है वो 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। और किस किस जो जिला है उसमें विस्तारित है ये, तो वो है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और गाज़ियाबाद। बाकी जो उसमें जीव पाए जाते हैं वो है लकड़बग्घा, मगरमच्छ, बारहसिंघा और चीतल। इसका आप लोग को याद रख लीजिएगा कि ये जो डेट है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। वैसे ही जो सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ वन्य जीव विहार है जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं वो कौन सा है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और जिला कौन सा है, ललितपुर। और एरिया कितना है, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो इसको आप लोग को याद करना है कि जो सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थापित हुआ था 1977 में और 5.4 किलोमीटर स्क्वायर है। कुछ कुछ जगह आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि कहाँ है, ललितपुर में है। तो स्पेशली आप लोग को ये याद रखना है सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5.4 किलोमीटर का स्क्वायर है, एरिया है। और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और ये कहाँ है, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, वो है बंदर, लंगूर, नीलगाय। तो ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि ऐसे तो बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उत्तर प्रदेश में, मगर जो स्पेशली याद करने की जरूरत है आप लोग को सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये तीन आप लोग को सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। बाकी क्या है, जो ओवरऑल सबसे छोटा जो अभयारण्य है उसे पटना पक्षी अभयारण्य का एटा में है, जिसका क्षेत्रफल 1.8 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब कि 108 हेक्टेयर के बराबर। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये सिर्फ सेंचुरी है। अगर किसी एक एरिया या किसी एक बर्ड सेंचुरी जैसे होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उसके बाद जो एलिफेंट रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, तो ये जो पटना पक्षी विहार है वो बर्ड सेंचुरी है। तो अगर पूरे सेंचुरी में मिला के देखें
मतलब विहार, विहार मतलब कि कोई एरिया जिसमें हम लोग रहते हैं या कोई भी रहता है उसे हम लोग विहार कहते हैं। तो ओवरऑल सबसे छोटा जो अभयारण्य है वो पटना पक्षी विहार है, जिसका क्षेत्रफल 1.8 किलोमीटर स्क्वायर है। इस पे आप लोग को याद रख कर लीजिएगा कि ये अभयारण्य पूछ रहा है या जो वन्य जीव विहार पूछ रहा है। अगर वन्य जीव विहार पूछेगा तो सबसे छोटा तो महावीर स्वामी है, और अगर अभयारण्य पूछेगा तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा जो पटना पक्षी अभयारण्य है जो एटा में है वो सबसे छोटा अभयारण्य है। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्पेशली हर एक जो जानवर के लिए कौन कौन सा स्पेशली जो अ, विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन कौन सा एरिया या जगह रिजर्व किया गया है। तो जो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है इसे 1979 में हम लोग बनाया गया था, जो कि आगरा और इटावा वाले क्षेत्र में है, जिसका एरिया 635 किलोमीटर स्क्वायर है। विशेष रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुंह कछुआ, लाल मुकुट कछुआ, विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन का घर है। मतलब कि इसमें ये नेचुरली पाए जाते हैं, मगर इनके जो प्रजनन है और या जो इनकी जो नंबर्स बढ़ाने के लिए, इनके जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसको रिजर्व किया गया है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979। तो इसमें आप लोग को याद करना है कि जो राष्ट्रीय चंबल विहार है वो किसके लिए फेमस है, मतलब वो किस जानवर के लिए फेमस है। तो इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल है, लाल मुंह कछुआ है, विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन है, उनके लिए स्पेशली जो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है उसको रिजर्व किया गया है। उसी हिसाब से जो कछुआ वन्य जीव विहार है जिसे 1989 में बनाया गया था, जो कि जिला वाराणसी में है, 7 किलोमीटर स्क्वायर का है, 7 किलोमीटर का है, गंगा नदी पर बना हुआ है, और रामनगर से 80 घाट के बीच में मांसाहारी कछुओं का संरक्षण के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे रामनगर है, यहाँ पे 80 घाट है और इनके बीच में गंगा नदी बह रही है, तो इनका जो एरिया है इन दोनों के बीच का एरिया वो 7 किलोमीटर का है, एरिया है, डिस्टेंस है। तो ये जो एरिया है इसी को पूरी तरह से रिजर्व किया गया है इनके लिए कि इसमें किसी और चीज़ों, इसमें किसी भी तरह से जो हंट होता है जिसे हम लोग शिकार कहते हैं उसकी मनाही है। और इसमें स्पेशली जो कछुए हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो जंगली कछुए हैं, जो मांसाहारी कछुए हैं, उनके जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है कि इस एरिया में उनको सबसे मुफीद जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनको मिल पाए, ताकि उनका जो नंबर्स हैं उनको बढ़ पाए, ताकि जो उनके जितने भी बच्चे हैं वो बढ़ पाएँ, आराम से जी पाएँ और उनका जो नंबर्स है वो बढ़ पाए। उसी हिसाब से जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है जिसे 1976 में स्थापित किया गया था, बहराइच में है और 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। तो उसमें जो स्पेशली जिनको बचाया जाता है वो घड़ियाल व अन्य दुर्लभ जलीय जानवर। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि घाट घाट में क्या होगा, पानी होगा, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं जो घड़ियाल हैं, जो जानवर जलीय जानवर हैं वो कहाँ पाए जाएंगे या उनका संरक्षण कहाँ होगा, घाटों पे होगा। तो घाट कहाँ है, कतरनिया घाट में है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो कतरनिया घाट है बहराइच में, वो घड़ियाल वो अन्य जो दुर्लभ जलीय जीव हैं, इसमें जैसे कि ये दिख रहा है जो गंगा डॉल्फिन, उनको बचाया जा रहा है। वैसे ही जो कैमूर वन्य जीव विहार है जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में है, 502 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, और जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और भालू, तेंदुआ, चिंकारा और के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब कुल मिला के इस स्लाइड के स्पेसिफिकली यही मतलब है कि जो कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या जो वन्य जीव विहार है वो किसके जो संरक्षण के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो इसके आप लोग को याद रखना की ज़रूरत है कि ये सब जो एरिया है जैसे कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल के लिए, जो कछुआ वन्य जीव विहार है वो गंगा नदी के पास जो मांसाहारी कछुओं के लिए है, जो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है वो घड़ियाल और अन्य जलीय जीव जो हैं
उनके लिए है। ये जो कैमूर वन्य जीव विहार है वो भालू, तेंदुआ, चिंकारा के संरक्षण के लिए बनाया गया है। वैसे ये जैसे कि ये जो स्पेसिफिकली जो सबसे पुराना जो पक्षी विहार है, पक्षी विहार मतलब कि बर्ड सेंचुरी, तो जो पक्षी विहार है सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि कहाँ है? उन्नाव में है। जिसमें कि 250 प्रकार के जो प्रवासी पक्षी हैं वो निवास करते हैं या आते हैं दूर दूर से, और जिसका जो एरिया है वो 2.25 किलोमीटर स्क्वायर है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो बर्ड्स हैं वो तो आसमान में उड़ रहे हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा जगह चाहिए नहीं रहने के लिए। तो जैसे कि ये सबका देख रहे हैं कि ये सब छोटा छोटा एरिया ही है। जैसे कि जो सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसका कितना एरिया था? 2000 किलोमीटर के आसपास का एरिया था। ये जो सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है उसका कितना एरिया है? 80 किलोमीटर स्क्वायर। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो एरिया हैं वो जो बर्ड सेंचुरी के लिए बनाए जाते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो जो सबसे पुराना जो बर्ड सेंचुरी है वो है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है, 1984 में जिसकी स्थापना की गई थी। जिसमें कि 250 प्रकार के प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, और जिसका जो एरिया है कुल 2.25 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी हिसाब से जो सबसे बड़ा जो बर्ड सेंचुरी है वो है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और उसका एरिया कितना है? 80.23 किलोमीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से जो सबसे छोटा जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है, वो है पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में है। इससे आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, पटना पटना एटा में है। पटना जो पक्षी विहार है वो एटा में है, और उसका एरिया कितना है? 1.1 किलोमीटर स्क्वायर, जिसे कि हम लोग लगभग 108 हेक्टेयर के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो अभयारण्य है, सबसे छोटा जो अभयारण्य है वो पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में है, वही है। और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि जो बखीरा जो पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर में है, जो कि 1996 में 29 किलोमीटर स्क्वायर में बनाया गया था। उसी हिसाब से जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है वो गोंडा में है, 1990 किलोमीटर स्क्वायर 1990 में बनाया गया था, और 10.84 किलोमीटर स्क्वायर में है। और जो समान पक्षी विहार है वो मैनपुरी में है, जो कि 1990 में 5 किलोमीटर स्क्वायर में बनाया गया था। मतलब ये जो अन्य पक्षी विहार हैं इनको भी आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, मगर स्पेशली जो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है, इसको आप लोग को स्पेशली याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस है। बाकी और सबसे तो चांस है मगर वो कम है। जैसे कि इससे अगर अगर 4 क्वेश्चन पूछेगा तो इससे 6 क्वेश्चन पूछने का चांस है। मतलब 60% चांस है कि इससे पूछेगा, और 40% चांस है कि इन सब से पूछेगा। तो हम लोग को मैक्सिमम सबसे जो प्रोबेबल है, जो पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग को जानने का ज़रूरत है। अब उस हिसाब से अब हम लोग को याद रखना है कि ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है, उसका नाम अब बदल दिया गया है। और कब बदला गया है? 2015 में। और उसका नाम क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। उसी हिसाब से जो सुरहाताल पक्षी विहार है बलिया में, उसका नया नाम हो गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि गंगा और सरयू के दोआब के क्षेत्र में गोखुर झील में पाया जाता है। मतलब जो सुरहाताल है वो गोखुर झील में है, और वो बलिया में है। और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि जो सूर सरोवर कीठम झील है वो आगरा में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। और जो विजय सागर पक्षी विहार है वो महोबा में है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो नोएडा है, नोएडा से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप लोग को नाम याद होगा, नोएडा, नोएडा तो सबको पता ही है।
तो जो नोएडा है उसका जो नाम है उसका है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इससे आप लोग याद कर सकिएगा कि जो नोएडा है उसका नाम पूरा है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ओखला कहाँ है? नोएडा वाले एरिया में। जैसे कि बता ही रहा है, नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो उसी हिसाब से जो ओखला पक्षी विहार है वो गौतम बुद्ध नगर में है। उसी हिसाब से जो विजय सागर पक्षी विहार है वो महोबा में है। तो जो स्पेशली आपको याद करने की जरूरत है वो है कि जो ये नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है उसका नाम क्या हो गया है अब नया नाम, और या उसका पुराना नाम क्या था और वो कब बदला गया। तो आज अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार का पुराना नाम क्या है, तो ऐसे आप लोग जवाब देना है कि वो नवाबगंज पक्षी विहार है। या ये पूछ सकता है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ है, तो वो उन्नाव में है। ये भी पूछ सकता है कि जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है उसका नाम कब बदला गया, तो वो 2015 में बदला गया। तो सेम क्वेश्चन जो है वो सुरहा ताल पक्षी विहार से भी पूछा जा सकता है कि जो सुरहा ताल है उसका नया नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का पुराना नाम क्या है, वो कहाँ है। वैसे जो एरिया है जैसे गंगा और सरयू के दोआब क्षेत्र में गोखुर झील में, इसका पूछने का चांस नहीं है, मगर ये जो पूछ सकता है कि ये इसका पुराना नाम क्या था, इसका नया नाम क्या था, और इसका जो अभी स्थिति कहाँ है, मतलब ये बलिया में है, ये उन्नाव में है, ये सब पूछ सकता है आप लोग से। और जैसे कि आप लोग अगर पिछला याद किए होंगे जो कीठम झील है वो आगरा में है, तो कीठम झील को ही हम लोग सूर सरोवर भी कहते हैं। तो जैसे कि पता ही है कि जो आगरा में कीठम झील है, तो जो सूर सरोवर जो पक्षी विहार है वो भी कहाँ होगा, वो भी आगरा में ही होगा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। समसपुर को आप लोग जैसे याद कर सकते हैं कि जो समझदार लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रायबरेली में रहते हैं। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो समझदार लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रायबरेली में रहते हैं। और ये जो विजय सागर पक्षी विहार है वो महोबा में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में। और जो कीठम झील पक्षी विहार है वो कहाँ है, वो आगरा में है। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के रामसर साइट जो होते हैं, रामसर साइट वो होते हैं जहाँ पे कि वेटलैंड होते हैं। जैसे कि किसी भी एरिया में अगर 8 से 9 महीने तक पानी जमा हो तो इसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि। ये जो आर्द्र भूमि लिखा है, तो जो आर्द्र भूमि है वो जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मतलब कि इकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। जैसे कि ये जो आर्द्र भूमि है उससे ही जो हम लोग का ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर हम लोग का बना रहता है। ये जो रामसर समझौता हुआ था वो समरकंद में हुआ था, ईरान में। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो रामसर समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो समरकंद ईरान में हुआ था। अब ये जो आर्द्र भूमि है या जो रामसर साइट है वो कहाँ है, वो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, सरसई नावर झील इटावा में है, ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिजघाट नरौरा के पास में है, सूर सरोवर या कीठम झील 2020 में जो शामिल किया गया किसके तौर पे, रामसर साइट के तौर पे, वो कहाँ है, वो आगरा में है। बखीरा जो अभ्यारण्य है वो संत कबीर नगर में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि वो मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो आर्द्र भूमि है वो कहाँ पे है, जो रामसर साइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो कहाँ पर है। इसको तो आप लोग को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसका कोई जो ट्रिक है वो नहीं है। और बिना ट्रिक के ही आप लोग को याद करना पड़ेगा, और ट्रिक बिना ही आप लोग को सबसे बढ़िया याद होगा, क्योंकि इसमें ट्रिक लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा काम। तो इसको आप लोग को बस 10 ही है, स्पेसिफिकली आप लोग को याद रखना है कि ये 10 साइट हैं और इन 10 साइट का आप लोग को नाम याद करना पड़ेगा।
जैसे कि जो सरसाई नावर है वो इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी है जो है वो ब्रिजघाट नरोदा के पास में है। सूर सरोवर पीठम झील के पास में है। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था कि अगर आप लोग को सबसे बढ़िया जानना है तो जो मैप है, मैप से आप लोग जान सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो इधर ये जो मेरठ और बरेली वाला जो एरिया है, इधर जो एरिया है तो ये पूरा हस्तिनापुर वाला एरिया है। जैसे कि ये जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है आप लोग को, ये पूरा जो पुराने ज़माने में जैसे हम लोग कहते हैं पांचाल पांचाल था। ये जो नीचे वाला जो कुछ कुछ एरिया दिख रहा है आप लोग को, यहाँ तक मथुरा के ऊपर जो ये जो ग्रीन पूरा दिख रहा है, जिसमें कि ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, कुछ एरिया का दिल्ली का, हस्तिनापुर और उसके बाद कुरुक्षेत्र, वो सब कौन सा राज्य था? वो कुरु राज था, जैसे कि हस्तिनापुर कहते हैं, उधर था। उसी हिसाब से जो ऊपर जो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये कौन सा एरिया था? ये जो एरिया था वो था ये जो पांचाल वाला एरिया था वो था। उसी हिसाब से जो इधर जो एरिया था ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ये कौन सा एरिया था? ये जो शक्तिमती जिसे कहते हैं हम लोग, बुंदेलखंड वाला एरिया वो था। ये जो इधर देख रहे हैं आप लोग, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये जो अ, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे जो वत्स जिस जनपद जिसे कहते थे पहले के ज़माने में, वो सब था। इधर जो आप लोग देख रहे हैं अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, इधर का जो एरिया था उसके हम लोग कहते थे, ये हम लोग इसे कहते थे, जो अवध वाला क्षेत्र है उसको हम लोग कहते थे, अवध वाले क्षेत्र को। तो ऐसे अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को याद होगा। जैसे कि अगर आप लोग अपने सामने मैप रख के याद करेंगे तो स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग को अगर पढ़ना है तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि अपने सामने मैप रख के पढ़िए। तो उस हिसाब से अगर आप लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोग को दिमाग में एकदम सब कुछ छप जाएगा। तो अब वो जो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति की रिपोर्ट है वो क्या कहती है अब। तो जो उत्तर प्रदेश में जो कुल वन आवरण है वो 6.15% है। वन आवरण का मतलब ये होता है कि जो घने वन होते हैं, ये छोटे छोटे वन नहीं, ये छोटे छोटे पेड़ नहीं कि जो एक दो तीन चार जो एक एक क्लस्टर में होते हैं, वैसे नहीं। जो घने वन होते हैं जिसमें कि एकड़ एकड़ या जो किलोमीटर किलोमीटर एरिया में पूरे पूरे घने घने वन होते हैं, उनको हम लोग वन आवरण में रहते हैं। और जो कुल वृक्ष आवरण होता है जिसमें कि छोटे छोटे जो एक एक एरिया में या किसी क्लस्टर में दो तीन पेड़ लग गए, 10 पेड़ लग गए, तो उसको हम लोग वृक्ष आवरण कहते हैं। तो उसको हम लोग वो उत्तर प्रदेश में 3.18% एरिया में है उत्तर प्रदेश के। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो लगभग 9% एरिया आएगा, जो कि अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल वृक्ष एवं वनावरण कितना है, तो वो लगभग 9.9% के आसपास है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि साल, पलाश और अमलतास के होते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मतलब कि अ, जो ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, जैसे ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, वो सब पाए जाते हैं। और उनका जो नाम है वो है साल, पलाश, अमलतास। मतलब इस ये सब एग्जाम्पल है उस तरह के जंगलों के या उस तरह के पेड़ों के। स्पेशली आप लोग याद रखना है कि जो सबसे कम वन आवरण है वो भदोही में है, जिसका नाम है संत रविदास नगर। तो आप लोग को स्पेसिफिकली याद रखना है कि जो संत रविदास नगर है वो भदोही है, और जो संत कबीर नगर है वो अलग एरिया में है, वो
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उधर है। उसी हिसाब से जो सोनभद्र है, तो जो सोनभद्र है उस वो सबसे ज़्यादा जो वन आवरण और वृक्ष आवरण रखता है, जिसमें कि 2436 किलोमीटर स्क्वायर जो वृक्ष एवं वन आवरण है वो है। उससे कम जो है वो लखीमपुर खीरी में है, जो कि 1272 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब कि जैसे कि अगर किसी एरिया में, ये एरिया है, इसमें कितना परसेंट जो वन है उसको अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि अगर कुल एरिया इतना है किसी ज़िले का, तो उसमें इतने जो एरिया है वो सिर्फ वनों से घिरे हुए हैं। मतलब कि वनों द्वारा इसे छेका गया है। तो जो कुल एरिया है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र का, उसमें 2436 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वो सिर्फ वनों से एवं जो वृक्ष है उन्हों से उससे ढका हुआ है। ये सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में किसी एरिया के हिसाब से, अगर जिला वाइज कंपेयर करें तो। उस हिसाब से जो दूसरे नंबर पे है वो लखीमपुर खीरी है। तीसरे नंबर पे जो है वो मिर्ज़ापुर है। चौथे नंबर पे पीलीभीत है, चित्रकूट है। अगर उसी हिसाब से हम लोग देखें, तो ये जो इधर वाला एरिया है जैसे कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, चंदौली, प्रयागराज, गाजीपुर, तो जो इधर वाला क्षेत्र है इधर से इधर तक, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है दोनों आप लोग को, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वृक्ष एवं वन आवरण है वो पाए जाते हैं। फिर उससे कम जो ये जो ग्रीन वाला एरिया है जो आप लोग दिख रहा है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर है, उधर पाए जाते हैं। तो सबसे कम है पाए जाते हैं वो इधर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उधर पाए जाते हैं। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उधर पाए जाते हैं वृक्ष व एवं वन आवरण। तो इसमें आप लोग याद रखना है सबसे बड़ी बात कि जो सबसे कम जो वृक्ष एवं वन आवरण है वो कहाँ है, वो भदोही में है, संत रविदास नगर। जो मैक्सिमम है वो सोनभद्र में है। और अगर दूसरे नंबर का पूछ लिया तो लखीमपुर खीरी में है। तीसरे नंबर का मिर्ज़ापुर में। तो जो अगर मान लीजिए कि अगर ये आ गया कि आप लोग एरिया वाइज उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले, तो 3 आप लोग याद रख लीजिएगा। और अगर बस सिर्फ एक आया कि सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, तो आप लोग तो याद कर ही सकते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिकली जो कुछ-कुछ इस इम्पोर्टेंट जो संरक्षण केंद्र हैं एवं संस्थाएँ हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो जो गिद्ध संरक्षण के लिए जो स्पेसिफिकली किसी जगह को अलॉट किया गया है वो है प्रदेश का सबसे बड़ा पहला जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वो महाराजगंज में बनाया गया है। वो कब बनाया गया है, 2019 में स्थापित किया गया है, जो कि हरियाणा के पिंजौर के तर्ज पर बनाया गया है। मतलब कि हरियाणा के पिंजौर में देश का सबसे बड़ा जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो बनाया गया है। ये आप लोग के लिए ज़रूरी बात नहीं है, मगर अगर पूछ ले कि ये जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो कि महाराजगंज में बना है वो किसके तर्ज पे बना है, तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत है कि जो हरियाणा का पिंजौर है उसके तर्ज पर बना है। नहीं तो फिर आप लोग को ये याद रखने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली कि जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो कहाँ है, वो महाराजगंज में है और उसको 2019 में स्थापित किया गया था। उसी हिसाब से जो सफारी पार्क है, सफारी पार्क मतलब कि जो वन होते हैं या जो सफारीज़ होते हैं, मतलब वनों को ही इंग्लिश में सफारी कहते हैं, उसका वो सिनोनिम है। तो जो सफारी पार्क है वो बब्बर शेर सफारी पार्क जो कि इटावा में है, 350 एकड़ में हेक्टेयर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है। मतलब सबसे बड़ा सफारी पार्क है। 2006 से में प्रस्तावित हुआ था। जो कि किस में स्थापित हुआ था, जो कि इटावा में स्थापित हुआ है। साढ़े 300 हेक्टेयर में वो एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है, जो कि 2006 में प्रस्तावित हुआ था और 2012 में इसका कार्य पूर्ण हो गया था। मतलब कि इसको पूरी तरह से संरक्षित कर लिया गया था इस एरिया को। उसी हिसाब से जो मयूर संरक्षण केंद्र है जो कि वृंदावन में है, मथुरा में, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे कि अगर हम लोग आप लोग कृष्ण जी को इमेजिन कर पाए, जो कृष्ण जी का जो मुकुट था
तो उसमें ऐसे तो ये जो मुकुट था, मुकुट में वो था कि नहीं मोर पंख। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि जो कृष्ण जी कहाँ से थे, तो जो मथुरा से थे, वृंदावन से थे। तो जो मयूर पार्क कहाँ है या मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पाया जाएगा, वो वृंदावन में ही पाया जाएगा। वैसे भी आप लोग को याद रखना की जरूरत ही है कि जो मयूर है वो मयूर नाच कहाँ का फेमस है, वो वृंदावन में ही फेमस है, मथुरा में ही फेमस है। तो इससे आप लोग को याद रखने की जरूरत है। अब जो वनों से लेकर के जो स्पेसिफिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर लें, जो कि संस्थाओं एवं तिथियों से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में जो वन निगम है उसकी स्थापना 25 नवंबर 1974 में किया गया था, जिसकी जो स्था मुख्यालय है वो लखनऊ में है। तो इसको आप लोग को याद करने की जरूरत है कि जो उत्तर प्रदेश वन निगम है उसको 25 नवंबर 1974 में बनाया गया था, और उसके जो जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो लखनऊ में है। उसी हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वो 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। या तो फिर आप लोग को याद कर सकते हैं कि जो पहला जो हफ्ता होता है जुलाई का उसमें मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 1 से 7 जुलाई में आ सकता है या जो पहला हफ्ता है। अगर आप लोग ये भी याद कर लें कि जो 1 से 7 जुलाई है, तो 1 से 7 जुलाई कब पड़ेगा, पहले हफ्ते में ही तो पड़ेगा। तो जो ये पहला हफ्ता है उसमें पाया जाएगा बनाया जाएगा वन महोत्सव। और जो वनों से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश में दिया जाता है वो है वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार, जो कि वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए 2012-13 से प्रारंभ है। तो एक इसके अगर वनों से एक क्वेश्चन बनेगा तो सबसे बड़ा चांस है कि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, इसको कब स्टार्ट किया गया था। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, उसी हिसाब से जो इसमें कितनी राशि दी जाती है तो उसको आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें जो इंडिविजुअल को राशि दी जाती है, अगर कोई इंडिविजुअल जीत रहा है इस पुरस्कार को विद अब्दुल हमीद पुरस्कार, तो उसको 1 लाख रुपए दी जाती है। अगर कोई इंडिविजुअल जीत रहा है, एक आदमी जीत रहा है, तो उसको 1 लाख दिया जाता है। और अगर कोई संस्था जीत रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसको आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। इसको आप लोग एक अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब हम लोग को जो अल्टीमेट जो चीट शीट है जो कि आखिरी में हम लोग को याद करने की ज़रूरत है, वो जो राज्य का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी में। जो कुल टाइगर रिजर्व हैं वो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर में है। जो कुल रामसर साइट हैं वो 10 हैं उत्तर प्रदेश में। जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है जिसे कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वो कहाँ है, वो चंद्रप्रभा चंदौली में है। और ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा जो चंद्रप्रभा नदी है वो भी चंदौली या उसके आसपास वाले एरिया से ही गुजरती है। तो जो चंद्रप्रभा नदी है उसी के आसपास के जो वन वाला क्षेत्र है उसी को जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे बनाया गया है। जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो हस्तिनापुर, मेरठ व अन्य क्षेत्रों में है। जो कि मैंने आपको दिखाया था कि जो 6 क्षेत्र हैं, जो 6 जिले हैं, उनको मिला करके बनाया गया था। जैसे कि मैंने आप लोग को इसमें दिखाया था कि मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, गाजियाबाद मिला करके लगभग 2073 किलोमीटर स्क्वायर में हसीनापुर जो वन्य जीव विहार है वो बनाया गया था, जिसमें कि लगभग मगरमच्छ, बारहसिंघा और चीतल को संरक्षित किया गया है। उसी हिसाब से जो सबसे पुराना जो पक्षी विहार है जिसे कि हम लोग बर्ड सेंचुरी कहते हैं, वो नवाबगंज या जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद
शहीद पक्षी विहार उसे कहते हैं। मतलब नाम एक ही है, जगह एक ही है, मगर नवाबगंज जो है वो एरिया का नाम है, वो उस जो जगह है उसका नाम है नवाबगंज। और नवाबगंज में कौन सा है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका जो अब नया नाम हो गया है किसका, नवाबगंज जो पक्षी विहार है जो कि उन्नाव में है, उसका नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो गया है। इसको कब किया गया था, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि 2015 में इसका नाम बदला गया है। तो आप लोग को ये भी थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ये छोटा फैक्ट है मगर याद कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी, वो लाख बहोसी कन्नौज में है। तो आप लोग इसको ये मत भुलाइएगा कि जो पुराना है वो उन्नाव में है, जो सबसे नया है वो कन्नौज में है। जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो लाख बहोसी कन्नौज में है। सबसे छोटा जो पक्षी या वन्य जीव विहार है वो पटना पक्षी विहार है जो कि एटा में है। उसी हिसाब से जो राष्ट्रीय जलीय जीव हैं जो कि गंगा डॉल्फिन है, जो कि उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन ही है। तो इसके लिए जो चंबल विहार है उसको संरक्षित किया गया है। इसको आप लोग को याद करने की जरूरत है। और जो कुल जो वनावरण है, जो कि वनावरण मतलब कि जिसमें सिर्फ वन है, घने वन हैं, वो लगभग 6.15% है। और वन प्लस वृक्ष आवरण को जोड़ लेंगे तो लगभग 9% आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि वन प्लस वृक्ष आवरण तो 9%, वन आवरण तो 6%, और अगर वृक्ष आवरण पूछा है तो 3% के आसपास जो एरिया जो मैंने बताया था आप लोग को वो हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो 6.15% है वो वन आवरण है, जो 3.108% है वो वृक्ष आवरण है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। थैंक यू।